अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन.ff। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है जिसकी न्यू पार्ट लेकर मैं आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। वैसे स्टोरी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों को जिन्हें शानवांग फैन फिक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पार्ट में हमने देखा था कि वो नर्स अब लिली के घर में था और वो लिली से बात कर रहा था। वो लिली से बात कर रहा था कि उसने बहुत गलत किया है, उसने अनजाने में ही एक गलती कर दिया है जिस गलती का कोई कोई भुगतान नहीं है उसके पास। अब वो क्या करे, वो उसे कैसे ठीक करे। लिली ने कहा, लेकिन आपने ऐसा गलती क्या किया है। सीन कट होता है। इधर हम मिस्टर लान को देखते हैं जो कि घर पहुंच गया था। वो बहुत उदास था। वांग जी और उसकी मॉम डिनर प्रिपेयर कर रहे थे। वांग जी ने कहा, पता है मॉम, लोटस सूप मुझे बहुत पसंद है और मोशवानियों को भी। और मोशवानी पता है ये है वो है, मोशवानियों के बारे में भी बोल रहा था। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा, मोशवानी मत करो। तुम्हारा फादर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि तुम्हारा फादर चाहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में हो। इधर उसने कहा, मॉम आपको पता है वो लड़का अच्छा नहीं है, आप समझ नहीं सकती हो। सीन कट होता है। इधर हम मोशवानियों को देखते हैं जो वांग जी को कॉल कर रहा था। वांग जी ने कॉल को उठाते हुए कहा, हाँ बताओ मोशवानियों। ये बात करते करते वो ऊपर चला गया। तभी मिस्टर लान अंदर आते हैं। मिस्टर लान को देखकर मैडम लान ने कहा, आपको क्या हुआ है, आप इतने उलझे से क्यों हो और आप कब का गए हो, अभी तक घर नहीं आए थे, डिनर का वक्त हो रहा है। मिस्टर लान रोते हुए मिसेस लान को सब कुछ बोल देती है। जब मैडम लान ये सब कुछ सुनती हैं तब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसने कहा, क्या ये सच है। उन्होंने कहा, हाँ ये सच है, मुझे यकीन नहीं होता है, अब मैं क्या करूँ। फिर मैडम लान ने कहा, तो फिर हमें चलना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम उनसे बात करेंगे तो शायद ये शादी टूट जाए। हम ऐसे लड़के के हाथ में वांग जी की हाथ नहीं रख सकते हैं जो कि इतना घिनौना और इतना गंदा हो। मिस्टर लान ने कहा, हरगिज़ नहीं, ये शादी हरगिज़ नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वांग जी खुश रहे, उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद मैं नहीं करना चाहता हूँ। सीन कट होता है। इधर लिली ने कहा, लेकिन आंटी आपने ऐसा क्या किया है जो आप इसके लिए इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हो। उस नर्स ने कहा, मैंने 2 बच्चे की अदला बदली किया था। अदला बदली की वजह से उन दोनों का नसीब भी बदल गया, सब कुछ बदल गया और आज 25 साल हो गए हैं। मुझे पता नहीं था कि अनजाने में मैंने जो गलती किया था वो इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। लिली ने कहा, लेकिन आपने ऐसा कौन सा बच्चा बदला था और किसका नसीब बदल गया। फिर लिली ने कहा, तुम जानते हो इस चाइना का मशहूर डिज़ाइनर बिजनेसमैन वी चांगसी को। ये सुनकर लिली ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ है। उस नर्स ने कहा, उस दिन रात को उनका घर एक अल्फ़ा बेटा हुआ था और मो परिवार में मिस्टर मो के घर में भी एक अल्फ़ा का बर्थ हुआ था। लिली ने कहा, मिस्टर मो जो कि वी चांगसी के पास काम करता है, मैं जानती हूँ उसे। फिर उन्होंने कहा, हाँ सही कहा तुमने। मिस्टर मो ने मुझे कहा कि बच्चे को बदल दो। लिली ने कहा, लेकिन क्यों। उस नर्स ने कहा, क्योंकि वी चांगसे का बच्चा सांस नहीं ले रहा था और ना ही रो रहा था, ऐसा लगा था जैसे कि वो मर चुका है। इसीलिए मैं बहुत घबरा गया। मैं डॉक्टर को बोलने गया लेकिन मिस्टर मो ने मुझे रोकते हुए कहा कि मैंने उसका नमक खाया है तो तुम मेरे बच्चे को उसे दे दो। फिर मैंने अदला बदली कर दिया और फिर मिस्टर मो वो मरा हुआ बच्चा लेकर चला गया। लिली ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हो। मिस्टर मो के पास तो उसका बेटा है, वो जिंदा है, वो तकरीबन 25 साल का है। और आपको पता है वी चांगसे का बेटे का बर्थडे और मिस्टर मो का बेटे का बर्थडे एक ही दिन में है। नर्स ने कहा, क्योंकि वो ही असली बच्चा है जिस बच्चे को मैंने मरा हुआ समझकर बदल दिया था। लिली ने कहा, क्या वी चांगसे का असली बेटा नहीं है। उस नर्स ने कहा, नहीं बेटा, वी श्याओ उसका असली बेटा नहीं है, मो शुआनी उसका असली बेटा है जिसे मैंने बदल दिया था। लिली का दिमाग घूम गया। उसने कहा, ओह इसका मतलब वी श्याओ मिस्टर मो का बेटा है और मिस्टर मो का बेटा वी चांगसे का बेटा है। उस नर्स ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। उस दिन रात जब
मिस्टर मो उस बच्चे को लेकर चला गया तो मुझे लगा शायद वो मरा हुआ बच्चा लेकर क्या ही करेगा, इसीलिए मैं उसके पीछे नहीं गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्चा तो ज़िंदा था और फिर उस ज़िंदा बच्चे को वो लेकर चले गए थे। मुझे लगा शायद मैंने एक अच्छा काम किया है, लेकिन आज 25 साल बाद मुझे पता चला कि उसका बच्चा ज़िंदा है और उनके साथ है, मिस्टर मो के साथ। जब मैंने उसे सच्चाई बोलने के लिए बताया तब उन्होंने मुझे पैसे की लालच दिया। वो मुझे 1 लाख रुपए देंगे। मुझे डर लगा अगर मैंने उससे कुछ ज़बरदस्ती किया तो फिर शायद वो मुझे मार डाल सकता है, इसीलिए मैं उसकी डील पर राज़ी हो गया। वो शायद मुझे पैसे देने के लिए ढूंढने के लिए आएगा। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मेरी ज़िंदगी भी खतरे में है, वो बहुत डेंजरस है, मैं क्या करूं? लिली ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप मेरे पास हो आप सेफ़ हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और वैसे मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ, किसी ने देखा भी नहीं। उस नर्स ने कहा, मेरी गलती की वजह से दूसरे 2 बच्चे की ज़िंदगी बदल गया। जिस बच्चे को महल में होना चाहिए वो बच्चा एक छोटे से घर में रह रहा है, और जो बच्चे को छोटे से घर में रह रहा है वो महल में जी रहा है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया? लिली ने कहा, इसका मतलब वी शियाओ वी चांगसे का असली बेटा नहीं है। अच्छा, वी शियाओ, तुम बहुत इतरा रहते ना अपने पैसे को लेकर, तुम बिजनेसमैन का बेटा हो, लेकिन तुम तो एक नौकर के बेटे हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और मिस्टर मो का बेटा, उसका नाम क्या था? मो श्वानियू। इसका मतलब मो श्वानियू ही असली बेटा है वी चांगसे का। अगर ये बात सामने आ गया तो वी शियाओ की ज़िंदगी गई, उसकी वजह से सबकी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। नहीं, उसने नर्स से कहा, आंटी आप सच्चाई को सामने क्यों नहीं लाते हो? उसने कहा, लेकिन मैं वी चांगसे से कैसे मिलूं? मुझे पता भी नहीं है कि मैं उसे कहाँ मिलूँगा। मैं उसके घर के सामने भी गया था आज, लेकिन गार्ड्स ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी साहब अंदर नहीं है, लेकिन वो अंदर ही थे। मैंने मैडम से मिलने की बात कहा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो अंदर नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं, और उन्होंने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। और फिर मैं घर जा रहा था और अचानक मेरा सिर चकरा गया और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। लिली ने कहा, ठीक है, आप रेस्ट कीजिए। फिर उस नर्स ने कहा, बेटा तुम मेरी हेल्प करोगे? लिली ने कहा, बताइए। उसने कहा, मैं वी चांगसे से मिलना चाहता हूँ, मुझे सच्चाई बतानी है, और मैडम मो से भी। मैडम मो पता नहीं वो किस हालत में होगी, मुझे लगता है सच्चाई से पता नहीं होगा, मुझे उससे भी बात करना है। ये सुनकर लिली ने कहा, ठीक है, मैं कल आपको मैडम मो के पास लेकर जाऊँगा, ठीक है, और हम उसके बाद वी चांगसे के पास भी जाएंगे। सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है। उस नर्स ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सीन कट होता है। इधर जो वी चांगसे था वो अपनी लैपटॉप को लेकर बहुत बिजी था, और इधर वी शियाओ जो कि था वो फ़ोन में बात करते हुए ऊपर आ रहा था। उसके फ़ोन कॉल में कोई और नहीं बल्कि लिली थी। लिली उसे बात कर रहा था, क्योंकि लिली को पता है कि कुछ दिन बाद उसे उस घर से निकाल देंगे, तो लिली बस उससे ऐसे ही बात कर रहा था। अब लिली को पता है कि वो वी चांगसे का रियल बेटा नहीं है, अब उसे घर से निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। लिली उसे बात करते हुए कहा, इसका मतलब तुम उस कंपनी का ओनर बन जाओगे, है ना? वी शियाओ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, उसका नेक्स्ट ओनर तो मैं ही हूँ, मेरे फादर के बाद। वी चांगसे को सुनाई दिया। इधर जो ग्रैंडपा था उसने कहा, आज वी शियाओ को क्या हुआ है? वो ड्रिंक करके नहीं आया, वो सीधा घर के ऊपर चला गया। फिर वी चांगसे ने कहा, मैं उससे बात करके आता हूँ। ग्रैंडपा ने कहा, ठीक है, तुम जाओ उससे बात करके आओ। फिर वो लोग वी चांगसे उसकी बात सुनने के लिए चले गए। जहाँ पर मैडम वी पहले से मौजूद थी, उनकी आंखों में आंसू थे। मैडम वी को देखकर वी चांगसे ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? मैडम वी ने कहा, मैं और नहीं सुन सकता हूँ, आप खुद सुन लीजिए। इधर वी शियाओ ने कहा, लिली तुम घबराओ मत, शादी तुम्हारे साथ ही होगा, बस वांग जी के साथ शादी एक नाटक है। वी चांगसे ने कहा, क्या एक नाटक? मिस्टर वी ने कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैडम वी ने रोकते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, फ़िलहाल अभी उसे छोड़ दीजिए। फिर इधर वी शियाओ ने कहा, देखो शादी के बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगा, उसके बाद वांग जी को मैं डिवोर्स दे दूँगा और फिर तुम मेरे घर में आ जाओगे, चिंता मत करो।
लिली ने कहा, और तुम्हारा फादर और मॉम ना माने तो? वी शाओ ने कहा, फादर और मॉम ना माने तो देखो, प्रॉपर्टी उस वक्त मेरे नाम रहेगी तो मैं उन्हें घर से निकाल भी सकता हूँ। मैं इसे निकाल दूंगा, किसी वृद्ध आश्रम में रख कर आऊँगा। मिस्टर वी ने कहा, क्या आश्रम में? वो हमें आश्रम में रख कर आएगा? मिस्टर वी मैडम वी को देखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मैं उसे मार डालूंगा आज। मैडम वी उसे नीचे लाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा बेटा ये सोचता है कि वो अपनी मॉम डैड को घर से बाहर निकाल देगा। इधर मिस्टर मो कुछ फाइल्स को लेकर वहाँ पर आ चुका था। मैडम वी बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो लोग बैठ गए। मिस्टर वी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूँगा कल। मैडम वी ने कहा, नहीं, अगर आप उससे बात करोगे तो वो पता नहीं क्या करेगा गुस्से में। लगता है हमारी परवरिश अच्छी नहीं थी। मुझे लगता है कि वो हमसे नफ़रत करता है। वो हमें अपना मॉम डैड मानता ही नहीं। कभी उसने प्यार से मॉम नहीं कहा, कभी उसने प्यार से डैड नहीं कहा। वो हमसे प्यार नहीं करता है। ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ है? वहाँ पर मिस्टर मो आ गए। मिस्टर मो ने फाइल्स को देते हुए कहा, अब ये लीजिए सर आपका फ़ाइल। भी चांगसे ने कहा, थैंक यू। फिर इधर ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो कांगसो सरन? फिर इधर उसने कहा, वो वी शाओ। ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ है? मिस्टर मो ने कहा कि क्या हुआ है वही बेटे को? उसने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम घर जाओ। मिस्टर मो ने कहा, ठीक है। मिस्टर मो दरवाजे के बाहर चले गए और वहाँ पर खड़े होकर छुपकर सब कुछ सुनने लगा। वी चांगसे ने कहा, फादर आपको पता है अभी अभी हम क्या सुनकर आ रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वी शाओ इतना अच्छा प्लान भी कर सकता है। उसने प्लान बनाया है वांग जी के साथ शादी करने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। उसके बाद वांग जी को डिवोर्स देकर वो लिली को इस घर में लेकर आएगा, और अगर हमने ऐतराज़ किया तो वो हमें घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा और आश्रम में रख कर आएगा। इधर ग्रैंडपा ने कहा, क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मेरा बेटा है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि उसके अंदर मेरा खून दौड़ रहा है। फिर इधर मिस्टर मो ने कहा, ये वी शाओ ना, ये पागल है क्या? खुद की किस्मत को खुद ही फोड़ रहा है। ये तो सच बात है कि वो आपका बेटा नहीं है, उसके अंदर मेरा खून बह रहा है। लेकिन ये वी शाओ, अब क्या होगा? मैं क्या करूँ? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? सीन कट होता है। इधर नेक्स्ट डे वी चांग से ऑफिस में जाकर ये सोच रहे थे कि क्या बोलकर मैं वी शाओ के साथ वांग जी की शादी को तोड़ दूँ, क्योंकि घर बुलाकर मैंने ही इस शादी को रचा था। अब कुछ दिन बाद उनका एंगेजमेंट भी है। अब मैं क्या ऐसा बोलूँ कि शादी टूट जाए? मिस्टर लान को कैसा लगेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इधर जो लान वांग जी और मो शुआन्यू था, वो दोनों ही लान कॉर्पोरेशन के सामने आ चुके थे, जहाँ पर वांग जी ने कहा, मो शुआन्यू क्या ये बोलना बहुत ज़रूरी है? मो शुआन्यू ने कहा, हाँ बहुत ज़रूरी है बोलना, समझे। इधर हम वैन रोहान को देखते हैं और वैन चाओ को देखते हैं, जो दोनों उस ऑफिस के अंदर आ रहे थे जहाँ पर वी चांग से कुछ सोच रहा था। और इधर वैन रोहान और वैन चाओ बिना नॉक करके अंदर आ जाते हैं। वैन चाओ और वैन रोहान को देखकर वी चांग से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम के अंदर आने की? मेरे केबिन के अंदर आ गए हो बिना परमिशन के। फिर वैन रोहान बैठते हुए कहा, देखो वैन रोहान कहीं भी जाए उसे परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मौत भी मेरी परमिशन के बिना मेरे करीब नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है मैं किसी के पास परमिशन लूँगा? वी चांगसे ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? फिर वैन रोहान ने कहा, मैंने तुमसे कितने अच्छे से बात किया कि अपनी कंपनी को मेरे नाम कर दो, लेकिन तुम तो बाजी नहीं आ रही हो। इधर मो शुआन्यू और वांग जी दोनों ही रिसेप्शन के सामने आ गए। उन्होंने कहा, हमें वी चांग से मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, आप जाइए। वो उनके रूम में अभी कोई नहीं है, फ़िलहाल वो अकेला ही है। किसी को दिखाई नहीं दिया कि वैन रोहान और वैन चाओ कैसे ही उन दोनों उसके रूम के अंदर चले गए थे। इधर वैन रोहान ने कहा, मैं चाहता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर माफिया ना बने, बिजनेसमैन बने, इसीलिए मैंने उसे बिज़नेस में लगाया था, जहाँ पर वो एक मशहूर डिज़ाइनर बनता है। उसे बिज़नेस की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने कहा कि अपना कंपनी बेच दो।
मैं तुम्हें 300 करोड़ दूंगा, लेकिन तुम नहीं माने। लगता है तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। फिर इधर वी चांगसे ने कहा, क्या तुम मुझे धमकी देने आए हो? इधर जो मो शुआन्यू था वो वांग जी के साथ उस केबिन के अंदर आने के लिए परमिशन मांगता है, जहाँ पर परमिशन ना मिलकर मो शुआन्यू और वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो दोनों अचानक से ही अंदर आ जाते हैं। वो लोग अंदर आकर देखते हैं कि वी चांगसे के साथ वैन रोहान की ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा है अंदर। तभी वैन चाओ ने कहा, अब ये दोनों कौन है? तुम दोनों अंदर कैसे आ गए? दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर एक ज़रूरी मीटिंग चल रहा है। यहाँ पर मो शुआन्यू उन दोनों को देखकर समझ गया कि ये तो वैन रोहान है, मशहूर माफिया चाइना का, और ये उसका बेटा वैन चाओ है। न्यूज़ में बहुत बार पड़ा है, ये लोगों का खून करने से लेकर घर, पैसा, दौलत छीनने का काम ये सब करते रहते हैं। फिर मो शुआन्यू ने कहा, अच्छा मीटिंग तो मीटिंग रूम में होती है ना, केबिन में नहीं होती है, तो तुम लोग केबिन के अंदर मीटिंग करने क्यों आए हो? वैन रोहान ने कहा, अब ये बच्चा कौन है? मो शुआन्यू ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम मो शुआन्यू है। वी चांगसे ने कहा, क्या तुम मिस्टर मो के बेटे हो? मो शुआन्यू ने कहा, हाँ मैं मिस्टर मो का बेटा हूँ। वी चांगसे ने कहा, बेटा मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या हम तुमसे बाद में बात कर सकते हैं? मो शुआन्यू ने कहा, लेकिन हमें आपसे ज़रूरी बात करना है। वैन रोहान ने कहा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये ज़रूरी बात है कि हम पहले बात करेंगे, उसके बाद तुम अंदर आओगे, और अगर तुम मेरी बात ना माने, मो शुआन्यू ने कहा, और अगर मैंने बात नहीं माना तो फिर क्या? आप मुझे मार डालोगे, बंदूक दिखाओगे, मेरे पैसे छीन लोगे, या फिर मेरी घर जायदाद सब कुछ ले लोगे? वैन रोहान ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैन चाओ ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे फादर के मुंह पर बात किया। फिर मो शुआन्यू ने कहा, लेकिन मैंने तो मुंह पर नहीं बोला, मैं तो अपने मुंह से बोल रहा हूँ। वैसे अंकल, ये आपसे क्या बात करने आए थे? वी चांगसे ने कहा, ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरी कंपनी खरीदना चाहते हैं 300 करोड़ में, जबकि मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं बेचना है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। फिर मो शुआन्यू ने कहा, आपको समझ में नहीं आता है वैन रोहान जी कि सर, आई मीन वी चांगसे सर अपनी कंपनी को नहीं बेचना चाहते हैं, लेकिन आप एक कुत्ते की तरह दम हिलाते हुए आ जाते हो। वैन रोहान ने कहा, तुमने मुझे कुत्ता कहा? ये बोलकर वो अपनी गन को लेकर खड़ा हो गया। मो शुआन्यू ने कहा, हाँ कहा, क्योंकि आप कुत्ते की तरह दम हिलाकर तो आ रहे हो ना, जैसे कुत्ता बिस्किट के लिए आता है कि आपको बिस्किट चाहिए। वैन चाओ ने कहा, ज़बान संभाल कर बात करो। फिर मो शुआन्यू ने कहा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ओह अच्छा, अब मैं समझ गया, वो अगर कुत्ता है तो तुम उनके बच्चे हो ना, इसलिए तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मैंने तुम्हें कुत्ता नहीं कहा वैन चाओ। अब वैन रोहान ने मो शुआन्यू की तरफ गन को पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हें? फिर मो शुआन्यू उसके हाथ से गन को किक मार के छीन लेता है। इसने कहा, ये तो बहुत आसान था। वैन रोहान ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मो शुआन्यू ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? जबकि एक इंसान बोल रहा है कि वो उस काम को नहीं करना चाहता है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। भाई ये कहाँ का रूल है? आपको समझ में नहीं आता है कि ये कंपनी नहीं बेचना चाहते हैं, इसका मतलब वो नहीं बेचेंगे, आप बार बार आ रहे हो, ये तो गलत बात है ना सर। जब वी चांगसे ने मो शुआन्यू को ऐसे बात करते हुए सुना और उसका हिम्मत देखा, उसका कॉन्फिडेंस देखा, तब वो हैरान हो गया। उसने कहा, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरे जैसा। वी चांगसे ने कहा, तुमको सुनाई नहीं दिया वैन रोहान, या फिर अभी तुम्हें कुछ सुनना है? मो शुआन्यू ने कहा, देखो समझा रहा हो प्यार से, वो कंपनी नहीं बेचेंगे, इसीलिए चले जाओ यहाँ से, और अगर तुम ज़्यादा कुछ करोगे तो मुझे तुम्हें डोज देकर समझाना पड़ेगा, और अगर फिर भी तुम नहीं माने तो मेरा हाथ अगर चलना स्टार्ट होता है तो ये रुकने का नाम नहीं लेता। वैन चाओ ने कहा, क्या तुम हमें थ्रेट दे रहे हो? मो शुआन्यू ने कहा, ऑफ कोर्स, ये तो थ्रेट ही दे रहा हो तुम सबको। तुम माफिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। एक कंपनी को खड़ा करने के लिए एक इंसान को कितना मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने के बाद ही वो एक कंपनी को खड़ा करता है। कंपनी को बनाने के बाद पाई पाई करके उसे चलाना पड़ता है, उसमें कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं, कितने डील फाइनल होता है, कितने सारे मीटिंग्स होते हैं, कंपनी को इतना बड़ा बनाते हैं, टॉप पर ले जाते हैं, जबकि वी कॉर्पोरेशन चाइना का टॉप बिजनेस है। और ये यहाँ तक ना ऐसे नहीं पहुँच गया, ये मिस्टर वी का मेहनत है। ये सुनकर वी चांगसे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है
कि मोशवानियों के मुंह से ऐसी बात। गॉड, काश उसका बेटा ऐसी बात कहता, काश उसका बेटा ऐसा होता। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि मोशवानियों ही उसका असली बेटा है। इधर मोशवानियों ने कहा, और एक इंसान अपनी मेहनत की कमाई से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। और आपको क्या लगता है, इतना मेहनत करने के बाद उस मेहनत की कीमत सिर्फ 300 करोड़ होगा? वैन डोहान ने कहा। तो तुम बोलो ना, कितनी कीमत चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। मोशवानियों ने कहा, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। आपको समझ में नहीं आता है? ये उनका सपना है कि वो बिज़नेस करे। वो इसे नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। वो इसे नहीं बेचेंगे, और अगर दोबारा आप इसे तंग करने के लिए आए ना, तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। फिर वैन चाओ ने कहा, तुम्हें तो वैन डोहान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चुप रहो, कुछ तो बात है इस लड़के में। उसके बाद वैन डोहान ने कहा, ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुमने वैन डोहान से पंगा लिया है। मोशवानियों ने कहा, ठीक है, मेरा नाम भी याद रखना। ये बोलकर वो अपने फेस को घुमा लेता है। वैन डोहान जाने लगता है। मोशवानियों ने कहा, और अपना खिलौना लेते जाओ। ये बोलकर उसने गन को फेंक दिया और फिर उसने कैच कर लिया और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। इधर वी चांगसे ने कहा, थैंक यू सो मच बेटा, अगर आज तुम नहीं आते तो इस झगड़े में शायद मैं इससे बात नहीं कर पाता। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, ये तो कुछ खास नहीं था, मैं तो इससे बड़ा बड़ा काम कर सकता हूँ। वी चांगसे ने कहा, वांगजी बेटा और मोशवानियों बेटा, तुम लोग मेरे केबिन में क्या बात है, मतलब अचानक से ऐसे ही आ गए? वांगजी ने कहा, अंकल मुझे आपसे ज़रूरी बात करना है।